वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब एक ऐसे मसले की बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो आटा गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। काफ लीग की मानी गई ना नदीम अफजल चंद की। गंदम की इमदादी कीमत 2000 हो सकी ना 1800 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है, गल वध गई अगर नदीम अफजल चंद साहब की जुबान में कहा जाए तो ज़्यादा ही वध गई। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी है। मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद समेत 4 काबीना अरकान ने इस बात की मुखालिफत की, कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म जो है वो वज़रा को महंगाई में कमी के लिए इकदाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते रहे। बोले मज़ीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तमाम फैसले शहरियों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर करेंगे। मगर दूसरी तरफ पंजाब असम्बली की ज़राअत कमेटी ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की है, जो कि एक बड़ी वही है जो कि अवाम का देरीना मुतालबा है, जो कि सिंध पहले ही ये इमदादी कीमत तय कर चुका है। और वफाकी काबीना इजलास के बाद शिबली फराज ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। बोले वज़ीर आज़म ने किसान और ख़रीदार दोनों को जहन में रखते हुए गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की और गंदम की इमदादी कीमत बढ़ने से अवाम और काश्तकार खुश होंगे। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। कीमत है जिससे कि किसान भी खुश होंगे और अवाम भी खुश होंगे। सिंध हुकूमत जो प्राइस देने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो उसका एक सियासी नारा लगाकर अमली तौर पे कुछ ना करना, वो ये है कि वो उस इंटरनेशनल प्राइस से भी ज्यादा है। सारी कॉस्ट प्राइस का तयन करके कि उसकी पैदावार की लागत कितनी आती है, उसमें क्या सब्सिडी हम दे सकते हैं, जो कि दिए हमने किसानों को 100 रुपए। और फिर हम ये भी एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि ना उनको उन पे जोर पहुंचे और ना आवाम पे पहुंचे। इस बुनियाद पे हमने फैसला किया है और जो फेडरल हुकूमत फैसला करेगी वही फैसला है। बिल्कुल सही। तो ये कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात का, लेकिन इस हवाले से रुकने पंजाब असम्बली मियाँ शफ़ी साहब से बात करेंगे। मियाँ शफ़ी साहब भी ने करारदाद पेश की थी सूबाई असम्बली में कि गंदम की इमदादी कीमत जो है वो 2000 रुपये मुकर्रर की जाए, जो कि मंजूर भी हो गई है, लेकिन वफाक जो है वो 1650 रुपये मुकर्रर कर चुका है। और शिबली फराज साहब का ये कहना है कि किसान इससे खुश होंगे। खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया मियाँ शफ़ी साहब हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि किसान खुश होगा 1650 रुपए की कीमत से, और विफाक ने तो ये कीमत तय कर दी है। आप सूबाई जो काबीना है वो 2000 रुपये फी मन की जो सिफारिश जो है उसके साथ बैठी हुई है और करारदाद मंजूर भी होगी। इख्तलाफ क्यों है आप में और सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी हुकूमत में जो नेशनल असम्बली में असद कैसर साहब की लीडरशिप में एक एग्रीकल्चर कमेटी बनी, उसी के पैटर्न पे हमारे ऑनरेबल स्पीकर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनकी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो देहाती आबादी पे डिपेंड करती है, उन्होंने भी यहाँ एक एग्रीकल्चर कमेटी बनाई जहाँ पे ये किसानों के मसाइल आए। और करंट इशू जो था वो गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस था। तो अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, वो 2000 रुपये पे हमें पोर्ट पे, कराची पोर्ट पर गंदम पड़ रही है। फिर हम पंजाब उसको जब ला रहे हैं तो 2500 रुपए पे हमें गंदम फी मन पड़ रही है। ये मेरे फिगर नहीं है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फिगर हैं जो उन्होंने कमेटी को पेश किए। तो हम यूक्रेन के अगर या रशिया के काश्तकार को फायदा पहुंचा रहे हैं तो हम अपने काश्तकार को फायदा क्यों ना पहुंचाएं। तो हम अपने काश्तकार को जब फायदा पहुंचाएंगे, हम उससे हम एक तो स्मगलिंग से बच जाएंगे, जो हमारी गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। दूसरा, हमारा कीमती सरमाया जो फेडरल रिजर्व जो है वो हम सेव करेंगे, जो फिस्कल डेफिसिट की हम हमेशा बात करते हैं। और तीसरा, फूड सिक्योरिटी भी हमारी जो है ना वो इंश्योर हो जाएगी एक्सपोर्ट प्राइस से। तो किसान सड़कों पे है, तो हमारा यही मुतालबा है, हम 1900 रुपये पे ब्रेक इवन पे जाते हैं। मैं खुद एक काश्तकार हूँ। 1900 रुपये पे जब ब्रेक इवन पे जाते हैं तो हम कंज्यूमर को भी हमारी कॉस्ट पे कंज्यूमर को तो गंदम सपोर्ट ना करे। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मियाँ साहब अभी आपने सुना कि शिबली फराज साहब क्या फरमा रहे थे। वो फरमा रहे थे हमने किसान और जो एंड यूजर है, हमारा कंज्यूमर है, उन दोनों को सामने रखते हुए फैसला किया और किसान खुश होगा। आप कह रहे हैं कि ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, इसकी तो फिजिबिलिटी ठीक नहीं है, 1900 रुपये पे तो ब्रेक इवन है। तो विफाक और सूबाई हुकूमत में क्यों इख्तलाफ है? जी, शिबली फराज साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन वो कंज्यूमर एंड से, वो खुद एक कंज्यूमर है, मैं एक किसान हूँ। मैं तो अपनी आपको जो जेन्युइन जो ब्रेक इवन है वो 1900 पे है। 1900 रुपये मन हमें पड़ती है किसान को।
ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक काश्तकार हूँ और काश्तकारी पे ही टोटल मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ शफी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि वफाकी हुकूमत का जो फैसला है वो तो सामने आ गया, अब पंजाब ये समझता है कि 2000 रुपया जो है सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। पंजाब क्या फैसला करने जा रहा है? जी, हमने जो कमेटी बनाई थी उसमें ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे जो किसान पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमने ये फैसला किया था और उसके बाद ये हमने हाउस में इस कमेटी की रिपोर्ट पेश की जिसको यूनानिमसली पूरे हाउस ने पास किया। अब 2 हफ्तों में हमें हुकूमत पंजाब ने जवाब देना है इस पे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस पे क्या करना है। ठीक है, लेकिन ये इख्तलाफ तो है ना एक, और इस इख्तलाफ को मतलब अगर नहीं तय हो पाता तो फिर आप मान जाएंगे फिर वफाक की जो कीमत तय की गई? माजी में हमने ये देखा कि जो वफाक ने फैसला किया पंजाब ने वही फैसला किया। तो ये जो एक इख्तलाफी नोट आया है, इससे आगे क्योंकि पॉलिसी भी तो जहन में होगी क्योंकि उन्होंने तो अपनी फाइनल कीमत अनाउंस कर दी है। जी, ये जो फैसला आप फरमा रही हैं कि फाइनल फैसला जो फेडरल गवर्नमेंट का और पंजाब का होगा, ये तो गवर्नमेंट ने, दोनों गवर्नमेंट ने बैठ के करना है। हमारी सिफारिश पे इंशाल्लाह जरूर गौर करेंगे और कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। मियाँ शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि फाइनल फैसला जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ही करना है और उम्मीद करते हैं कि किसानों को रिलीफ मिल सकेगा। फराग, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैंपेन तो फुल जारी है। कानून साज असम्बली के 23 हलकों पर 330 उम्मीदवारों के दरमियान इतवार 15 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके लिए सियासी जमातें भरपूर मुहिम चला रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज ने स्तोर, छुगाम में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिर्फ अवाम है। जितनी चाहे धांधली कर लो, जितने चाहे नून लीग के उम्मीदवार तोड़ लो, बुज़दिलों को खरीद सकते हो तो खरीद लो, मगर गिलगित के अवाम को नहीं खरीद सकते। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जिस तरह ये आया था ना, इंशाल्लाह इसी तरह ये जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है। शेर वादे निभाता है, गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है। जिलों को तुम खरीद सकते हो लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते। गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना नोटों को वोट देते हैं। बिल्कुल इसी तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नगर में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान सूबा बनने से पहले टैक्सेस का नोटिफिकेशन बना रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बेशक के सूबे के बदले गंदम की सब्सिडी वापस ले लेंगे। जो 70 साल से हमने नाइंसाफी किया है उसको पहले हमने कॉम्पनसेट करना है। ये जो चोर दरवाजों से आप पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह बनने से पहले नोटिफिकेशन टैक्सेस का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, हम उसका भी मजम्मत करते हैं, उसको भी रोकेंगे। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आईन दिलवाएंगे, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाऊंगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, आईनी हकूक दिलवाएंगे, ये कहना था बिलावल। और उधर से जवाब ना आए ये भी मुमकिन नहीं है और अली अमीन गंडापुर खामोश रहे, वो तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ये काम मुकम्मल जल्दी तब होंगे जब यहाँ पे आप हमारे नुमाइंदे को जितवाएंगे, क्योंकि फिर वो डाकू आ गए। अगर फिर वही डाकू आ गए जिनके लीडर डाकू, उनके पैरोकार डाकू, अभी आप अंदाजा लगाएं कि आप इतनी गयूर लोग हैं। आज इन वादियों में पहले अबाउदाद लड़के आजाद किया, आज इन बॉर्डरों पे हमारे फौजी, सियाचिन में मेरा भाई 2 साल लड़ा है, कारगिल की जंग मेरे भाई ने लड़ी है। मुझे अंदाजा है कि जब एक फौजी अफसर या फौजी जवान की जब शहीद होने के बाद मैयत उसे घर में आती है तो उस बेवा हमारी बहन बेटी पे क्या गुजरती है। ये कमजर्फ लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही। अब ये एक तारीख रकम होने जा रही है हमजा कि मतलब नए सूबे की बात की जा रही है, सूबे का स्टेटस देने की बात की जा रही है और उसके साथ इलेक्शंस की बात की जा रही है। काश इसमें ज़बान और अल्फाज के चुनाव और इंतखाब के ऊपर भी ध्यान रहता तो हमारा ये जो एक हिस्ट्री थी ये इतनी उसके ऊपर दाग ना लगते जितने के अब लग चुके हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, उनसे इस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आज़म सवाती साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में 1 हफ्ते से भी कम वक्त है और कल अगर आपने देखा हो पिछले दिनों स्तूर में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा है कि गिलगित के अवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो जाती नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, क्या हुकूमत जा रही है?
बुनियादी तौर पे ये है कि आपके नाजरीन के लिए, उनकी अम्यूज़मेंट के लिए मैं कह दूँ कि मरियम सफ्दर जो है अपनी फ़िक्र करे, आवाम के वोटों की फ़िक्र ना करे जी। पहले अपने वालिद साहब की फ़िक्र करे जिसको इस मुल्क के अवाम ने 3 मरतबा जो है वज़ीर आज़म बनाया, जेली आदमी था, भगोड़ा अदालत का, मुल्क से भाग के चला गया। तो उनको कहें कि आवाम की फ़िक्र न करें, आप आवाम के वोटों की फ़िक्र न करें। इंशाल्लाह ताला एक ट्रांसपेरेंट, गैर जानबदार, इंशाल्लाह मुनसिफाना इलेक्शन होगा। उनको अपने वालिद साहब की फ़िक्र करनी चाहिए कि किस तरीके से जो माल लूट के गया है, बमाए माल के अगर उसको माल मसरूका के अगर मेरे मुल्क के अंदर जो है उसको वापस ले आएँ, तो मेरा ख्याल है कि ये गिलगित बल्दिस्तान के अवाम की खिदमत होगी कि मरियम सफ्दर साहिबा जो है अपनी फ़िक्र करने की बजाय, अपने वालिद साहब की फ़िक्र करने की बजाय आवाम की फ़िक्र न करें, क्योंकि आवाम से उनका दूर का वास्ता भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने कारोबार के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के ख़जानों को इस्तेमाल किया। और अब बेटे और बाप जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और जो इसका किरदार है आपके सामने है, जो इसके खामद का किरदार है, मेरा ख्याल है मज़ार कायद के मुर्तकिब जिस तरीके से उन्होंने उनकी बेहुरमती की, उसके बाद अगर आवाम को ये फिर भी अपनी सूरत दिखाते हैं, तो मुझे तो हैरत होती है कि आवाम में किस तरीके से जाके वो आवाम के वोट मांगती हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जाके, क्योंकि हर चीज़ की जमहूरियत जो है उसकी अंडरपिनिंग क्या है, उसकी अंडरपिनिंग ये है कि आपकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो क्या है, आपका अपना किरदार क्या है, आपकी फैमिली का किरदार क्या है। आज़म सवादी साहब, सियासी हालात में हुकूमत पर अपोजिशन का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान से बातें करती महंगाई पर गरीब आदमी जो है वो तो गम व गुस्से का शिकार है ही, और आटा और चीनी जैसी अशिया भी पहुंच से बाहर। ऐसे में हुकूमत के पास माजी की हुकूमतों और उनकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी के अलावा अमली तौर पर अपनी पोजीशन साबित करने के लिए क्या जवाब मौजूद है? देखिए, आपने जो सवाल किया उसके 2 हिस्से हैं। पहला ऐसा आपने कहा कि अपोजिशन का, तो यकीन करें कि जिस तरीके से इमरान खान कहता है, मैं उनको कहता हूँ 11 नौसरबाज। इमरान खान कहता है 11 जेब कुतरे। 11 जेब कुतरे जो है अपने मफाद के लिए, आवाम का उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, आवाम की बात नहीं है। उनका अपना कारोबार जो है बंद हो चुका है, उनकी अपनी सियासत जो है वह दम तोड़ चुकी है, उनकी अपनी कमाई के दरवाजे जो है बंद हो चुके हैं, वो उसकी फ़िक्र के अंदर है। अब आप आए महंगाई, बिल्कुल महंगाई है। महंगाई के ऊपर जो है कम से कम पिछले 2 हफ्ते से 2-3 रुपये आटा और चीनी जो है सस्ता हुए हैं। आज कैबिनेट का इजलास था, कैबिनेट के इजलास में उन्होंने सारे एजेंडों से बढ़ के जो एजेंडा था वो ये था कि अवाम अपनी दहलीज के ऊपर महंगाई में कमी देखना चाहते हैं। जितने भी फूड के आइटम हैं उसमें कीमत की कमी देखना चाहते हैं। हमने सप्लाई लाइन को जो है वो इतना वाफर मकदार में सवाए सिंध के बाकी सारे सूबों को जो है भेज दिया है। सिंध जानबूझकर इसके ऊपर जो अपनी सियासत को चुका रहा है, इसलिए कि चूँकि वो चोरी की पैदाइश हैं, चोरी के कारोबार में मुलवस हैं, इसलिए जो है वो आखिरी वक्त तक हुकूमत को, यानी फेडरल हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपने इन अब से जो है बाज नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, आवाम के सामने सच्चाई का दामन हम हाथ से नहीं छोड़ेंगे। आज लोगों को आज़म सवाती साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो आजकल हम सबको टच कर रहा है। मौसम सरमा की आमद है, शामें खुशगवार हैं, सुबह की खुनकी भी दिल को खुश करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, दिन मुख्तसर हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं इस मौसम की टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है ना हमजा, कि आप कमरे में हैं तो ठंड लग रही है, बाहर निकले हैं तो धूप में गर्मी है, गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वहाँ AC चलाने की ज़रूरत पड़ी है, अंदर आ रहे हैं तो कुछ जैकेट पहनने की हल्की सी ज़रूरत महसूस होती है। तो ये मौसमियाती एलर्जी है, नज़ला जुकाम ट्रिगर कर रही है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो इसका शिकार सबसे पहले होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हैं, मौसम की ठंडक है, सर्द हवाएं हैं, एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम और दीगर बीमारियां इसका सबब बन रही हैं। ऐसे में एहतियात और इलाज दोनों ही लाजिम है, अगर कुछ लोग इस तरफ ध्यान भी दें। अच्छा, एक छींक काफ़ी है आजकल। किसी को आप पहले जो धमाका होता था ना, अब एक छींक काफ़ी है। आप छींक दें तो दूसरे लोग खामखाई अलर्ट हो जाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। अगर आपने डिस्टेंस लेना है या किसी से भी वो कहना है ना कि मुझे स्पेस चाहिए, मैं मेरे नज़दीक नहीं आओ, तो बस छींकना शुरू कर दें।
यही वो चीज़ है जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने लगे हैं कि नज़ला ज़ुकाम मौसमी जो एक मसला है वो, और उसके साथ साथ कोविड की जो अलामात हैं, इन दोनों में क्या तकाबुल है, कैसे मिलती जुलती है और कैसे महफूज रखें अपने आप को इस मौसम का शिकार होने से। हमारे साथ सीनियर ENT सर्जन डॉक्टर सैफुल्लाह मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर सैफुल्लाह। फरमाइएगा कि सर्दियों का तो आगाज़ हो गया और नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इन अलामात से बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर आप तजवीज़ करेंगे, क्या करें कि हम इनका शिकार ही ना हो? जी, ये जो नज़ला और खांसी जो मौसम सरमा की आमद से जो इसके इंसिडेंसेस या केसेस बढ़ते हैं लोगों में, तो उसकी कुछ फैक्टर्स होती हैं। एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, दूसरा एलर्जिक फैक्टर होता है, तीसरा आपका इन्फेक्टिव फैक्टर होता है और चौथा आपका एनाटॉमिकल फैक्टर होता है। जो आपका जो एनाटॉमिकल फैक्टर है, मतलब आपकी नाक की हड्डी में टेढ़ापन या कोई भी चीज़ जो नज़ले के बहने में रुकावट पैदा करे, मौसम सरमा में डीह्यूमिडिफाइड एयर हो जाती है, एयर खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से ये नज़ला खुश्क हो जाता है और हमारे या तो नाक से निकलता है या गले से निकलता है। ये नज़ला साइनसेस में पैदा होता है। हमारे साइनसेस मैक्सिलरी साइनस हमारे गाल की हड्डियों में होते हैं, इथमॉइड साइनस आंखों के बीच में होते हैं, फ्रंटल साइनस हमारे पेशानी की हड्डियों में होते हैं और स्फीनोइड साइनस हमारे आंखों के पीछे होते हैं। तो इन साइनसेस की ओपनिंग जो है छोटी होती है, वो उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, और वो नज़ले में 1 गिलास पानी के बराबर रोज़ हम लोग पैदा करते हैं। अगर वो ड्राई आउट हो जाए और उसका नॉर्मल मैकेनिज्म हम लोग सॉलो करते हैं, तो गले में खराश या बलगम का होना और उसके साथ साथ खांसी का होना होता है। तो उसके लिए अगर आपकी एनाटॉमिकल फैक्टर है तो हमारे पास एंडोस्कोपिक सर्जरी है जो लेटेस्ट इसके ट्रीटमेंट्स में है, अलॉन्ग विथ लेज़र, जो शुआओं के ज़रिए जो है नाक के गोश्त को या उन ओपनिंग्स को बड़ा करती है, और लेटेस्ट है बगैर किसी भी कटिंग के बलून साइनोप्लास्टी, वो गुब्बारे के ज़रिए इन ऑस्टियस को ओपन कर देती है। जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके लिए आप एक ह्यूमिडिफायर या फेस मास्क के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका इन्फेक्टिव फैक्टर जो है एलिमिनेट हो जाता है, जिस तरह कोरोना और ये वायरसेस जो आजकल है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, अगर आप ये लगा के रखें तो आपकी एयर खुद ब खुद ह्यूमिडिफाई हो जाती है। और अगर आप इसका ख्याल ना रखें तो जो 50% ऑफ द पेशेंट्स, जो यूरोपियन पेपर है आपका साइनसाइटिस का, तो वो दे गो ऑन टू डेवलप एस्थमा लेटर ऑन इन लाइफ। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस एज वेल कि आपको कोई बड़ा मसला ना हो जाए इस नज़ले खांसी। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि कोरोना की दूसरी लहर है। पहले तो हम ये कह रहे थे कि शायद हम हर चीज़ को कोरोना समझ रहे हों, लेकिन अब सर्दियां हैं, अब ऐसा ना हो कि हम कोरोना को मामूली नज़ला ज़ुकाम समझ रहे हों और फिर हम खुद से जो अद्वियात ले लेते हैं, घर में बैठकर हम डॉक्टर बन जाते हैं, सिरप कुछ हैं हम वो ले लेते हैं जिनसे नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। एक तो मुतबादिल हमारे पास उन सिरप का क्या है कि हमें ज़्यादा नींद ना आए, और दूसरा क्या खुद से हमें इस तरह की चीज़ें ले लेनी चाहिए? तासुर 7 दिनों में जाता है ज़ुकाम, 7 दिन में चला जाएगा? जी देखिए, कोरोना जो है आपकी इन्फेक्टिव फैक्टर्स में आता है, ठीक है। कोरोना इज़ एन इन्फेक्शन बाय अ वायरस, उसके साथ साथ फ्लू आपका है और बहुत सारे वायरसेस हैं। तो आपको टेम्परेचर चेक करना चाहिए, ठीक है। लोग अक्सर जो है रात को साइनसेस या नज़ले खांसी की वजह से उनको नींद नहीं आती और वो पूरा दिन यही कंप्लेन करते हैं हमें बुखार हो गया, मगर जब हम पूछते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या था, वो कहते हैं जी हमने थर्मामीटर से चेक नहीं किया, बट यकीन है हमें कि ये बुखार है। सो चेक योर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। अगर आपको वायरल फैक्टर है तो आपका टेम्परेचर जो है 100 to 102 के बीच में होगा। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 104 होगा। अगर आपको नज़ले खांसी जो सिंपल है तो वो आपको बुखार टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं आपकी पहली सूरत में। सो कोरोना के लिए टेम्परेचर चेक होना, सूंघने की सलाहियत का तब्दील होना, साइनसेस में सूंघने की सलाहियत भी तब्दील होती है तो कोरोना में भी होती है, तो ओवरलैपिंग वो है। और खांसी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ को जो कोरोना की खांसी होती है दैट लास्ट वेरी सिवियर कॉफ,
एंड उसके लिए जो है व्हेन यू गेट ऑल 3 ऑफ दीज और 2 ऑफ दीज और आपको पता है कि यू आर गोइंग आउट और आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, तो आप जो है गो टू योर डॉक्टर, डोंट जस्ट सिट अराउंड एट होम कि घर पे कुछ आप कोरोना का इलाज करें, आप जाके उसका टेस्ट कराएं। जितना आप टेस्ट कराएंगे हमें पता लगेगा और कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है हम लोग उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। अच्छा डॉक्टर साहब, चखने की हिस्स भी तो मुतासिर होती है, हमसा आपको तो हुआ था, मतलब आप सूंघने की हिस्स और आपका टेस्ट भी खत्म हो जाता है, तो ये कोविड की एक बहुत बड़ी सी अलामत है। लेकिन आप साइनसाइटिस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं, जो छींके आने का मसला है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, कमरे से बाहर निकले हैं, बाहर गर्मी है तो वहाँ छींके आना शुरू होगी, बाहर से अंदर आए हैं तो छींके आना शुरू होगी, इसका कोई इलाज, कोई हल है? और साइनसाइटिस का अब ये जो आप बता रहे हैं इसके साथ कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, मसला ख़त्म हो जाता है? जो आपका जो टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्योंकि हमारे नाक का काम है एज अ ह्यूमिडिफायर काम करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सही काम ना करें हमें अस्थमा हो जाता है। तो जो हम लोग जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एसी के कमरे से बाहर गए या सर्दी गर्मी का वो है, तो वी नीड बफर एरिया, मतलब बिल्कुल गर्म गाड़ी में एकदम से ना बैठें, शीशे नीचे कर ले, 2 मिनट ज़रा गर्म हवा निकल जाए तो फिर करें, या मास्क पहन के जाएं ताकि आपको एक बफर मिले। सो यू वुड बी फाइन। उससे ट्रिगर होता है नज़ला, क्योंकि ये और आपका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, एकदम से आपको वो हुआ तो आपकी बॉडी जो है इट रिस्पॉन्ड्स टू दैट। सो जस्ट कीपिंग अ मास्क और लाइक गिविंग योरसेल्फ एक शेडेड एरिया ताकि आपको एक बफर मिले या दरमियानी कोई जगह मिले जहाँ पर आराम कर नाक के लिए आराम दें ताकि उसको अकोमोडेट करने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम बात थी जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। फ़राब, बहुत ज़रूरी है, जो मौसम तब्दील हो रहा होता है और सर्दियाँ जिस वक्त आ रही होती हैं, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, जो ज़ुकाम है इसको भी लाइट मत लीजिए और इसको मिक्स मत करिए कोरोना के साथ। एक तो कोरोना हो उसको ज़ुकाम ना समझे, एक तो ज़ुकाम हो उसको कोरोना ना समझे। जो डॉक्टर साहब ने अलामत बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुखार बहुत शदीद होता है, बॉडी एक्स बहुत शदीद होते हैं, ये कॉमन हो सकता है नज़ला ज़ुकाम में और कोविड में, चूँकि हमें हो चुका है। मुझे तो नींद बहुत आती थी इसमें। लॉस ऑफ जो आपकी सेंसेस है ना, लॉस ऑफ स्मेल भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत मोटी सी अलामत है जिसके साथ आप समझ सकते हैं कि आप कोविड में हैं, ये कोविड की तरह। और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, आपकी वजह से किसी को कोरोना ना हो जाए, कि आपको कोरोना हो, आप उसको मामूली ज़ुकाम समझ रहे हो और उसकी वजह से कोई दूसरा जो है उसको इन मसलों का सामना करना पड़े। अपना भी ख्याल रखें, आपको भी ना किसी की वजह से हो जाए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि जैसे कहते हैं ना, पहले अपनी जान फिर उसके बाद वो बाकी सारी दुनिया की जो फिक्र है ना वो की जा सकती है। आप जब तक खुद मास्क नहीं पहनेंगे दूसरों की हिफाजत भी नहीं कर सकते। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे